कहानी का ये 14वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। उस लड़की की बात सुनकर अधिराज ने मुट्ठी कसी और उस लड़की से बोला, तुम क्या बता सकती हो भैया जी कैसा दिखता है? वो लड़की बोली, उस राक्षस की शक्ल मैं कैसे भूल सकती हूँ। अधिराज ने तुरंत इंस्पेक्टर को सब बताया तो इंस्पेक्टर ने सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस को दे दी और उस लड़की की मदद से भैया जी का स्केच रेडी करवा कर दिल्ली पुलिस को भेज दिया। अधिराज और प्रीतम भी अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में चांदनी बहुत डर में थी और अपने आप को खोलने की कोशिश कर रही थी कि चांदनी के हाथ एक लोहे का टूटा हुआ टुकड़ा लग गया और वो अपने हाथ की रस्सी काटने की कोशिश करने लगी। चांदनी कोशिश कर ही रही थी कि भैया जी का एक आदमी अंदर आया। चांदनी और डर गई। उस आदमी ने चांदनी को एक नजर देखा, फिर नंदू को उठाने लगा। चांदनी की जान सूख गई। वो उस आदमी के पास खिसक कर आई और उसके पैरों के पास रुककर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज भैया बच्ची को छोड़ दो। उस आदमी ने चांदनी को दूर धक्का दे दिया और बोला, नाटक मत कर, हमारे धंधे में कोई रिश्ता नहीं होता, समझी? तेरा ग्राहक भी आ रहा है, उससे रिश्ता जोड़ना जो जोड़ना हो। हमारे धंधे में पैसा मायने रखता है, कोई रिश्ता नहीं। तो तेरे भैया या कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होने वाला। चांदनी कुछ सोचकर बोली, कितना पैसे लोगे? मैं देने को तैयार हूँ, पर बच्ची को छोड़ दो। तुम जितना बोलोगे उससे ज्यादा पैसा दिला दूंगी। वो आदमी हंसने लगा और बोला, तू पैसे देगी? पैसे देखे भी हैं तूने? यहाँ अनाथ लड़कियां आती हैं जिनके पास माँ बाप का नाम नहीं होता, पैसा कहाँ से होगा? चांदनी रोते हुए बोली, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड है। वो आदमी और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा, और तुझे लगता है वो तेरे लिए पैसे देगा? तुझे पता है तुम दोनों की जो कीमत सेट की है वो इंसान 4 जन्म नहीं दे पाएगा। होगा वो भी तेरे जैसा अनाथ। चांदनी रोते हुए अपना सिर ना में हिलाने लगी। वो आदमी चांदनी को फिर दूर धकेलते हुए बोला, साइड हट, वैसे भी भैया जी ने तेरे बारे में सब बता कर रखा है। तेरी जैसी बीमार लड़की के लिए वो जिसे तू अपना हस्बैंड समझ रही है वो आएगा। पैसा होगा तो भी तेरी जैसी बीमार लड़की के लिए नहीं देगा, वो भी तेरा फायदा उठाकर मजे में होगा। इतनी आसानी से तुमसे पीछा जो छूट गया। चांदनी रोते हुए बस अपना सिर ना में बार बार हिला रही थी। अधिराज बहुत अच्छा है, उसको पूरा विश्वास था अपने रिश्ते पर। उसने इतने समय में बहुत अच्छे से समझ लिया था अधिराज को। वो उसको और नंदू को बचाने की हर एक कीमत चुका देगा। अगर उसको पता चल गया वो कहाँ है तो अधिराज जरूर आएगा उसको बचाने। लेकिन अभी चांदनी की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो उस आदमी से बात करते हुए रस्सी काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सी शायद हड़बड़ाहट की वजह से जल्दी नहीं कट रही थी। तभी वो आदमी नंदू को उठाकर जाने लगा तो चांदनी चीखने लगी, प्लीज छोड़ दो उसको, बच्ची है वो, प्लीज। पर उस आदमी ने चांदनी की एक नहीं सुनी और वो जाने लगा। तब तक चांदनी के हाथ की रस्सी कट चुकी थी। चांदनी ने जल्दी से अपने हाथ खोले, फिर पैर और तुरंत उठकर उस आदमी के पीछे भागी। वो आदमी बस डोर बंद करने ही वाला था कि चांदनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर डोर पकड़ लिया। वो आदमी हैरान हो गया। चांदनी ने हाथ कैसे खोले? उस आदमी ने डोर छोड़ा और चांदनी के बाल पकड़कर उसका सिर डोर पर मारते हुए बोला, तू अपने हाथ खोल ले या कुछ भी कर ले, इस बार नहीं भाग पाएगी। चांदनी चीखते हुए उस आदमी से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उस आदमी ने चांदनी को धक्का देते हुए छोड़ दिया और जाने लगा। चांदनी जमीन पर गिर पड़ी थी, लेकिन उसको नंदू को कैसे भी बचाना था। उसको कुछ भी समझ नहीं आया। वो कैसे रोके इस आदमी को? उसकी ताकत उस आदमी के आगे कुछ भी नहीं थी। और नंदू एक बार उसकी नजरों से दूर गई तो वो फिर कभी नंदू को नहीं देख पाएगी। चांदनी को उस समय कुछ समझ नहीं आया। उसकी नजर फिर उस लोहे के टुकड़े पर गई जिससे उसने अपनी रस्सी खोली थी। चांदनी ने वो टुकड़ा उठाया और तुरंत भागते हुए उस आदमी के पीछे से आई और बिना अंजाम की परवाह किए उस आदमी की गर्दन में वो टुकड़ा घुसा दिया। वो आदमी चीख पड़ा। उसने दर्द से नंदू को छोड़कर अपनी गर्दन पर हाथ रख लिया। चांदनी ने तुरंत नंदू को नीचे गिरने से बचा लिया, लेकिन वो आदमी डोर के बीचों बीच था जिससे उस आदमी की चीख बाहर तक गई।
और वो गुंडों का सरदार उसकी आवाज सुनकर उस ओर भागकर जाते हुए बोला, वहां से आवाज आई, कुछ लोग मेन डोर पर नजर रखो, बाकी मेरे पीछे आओ। उस गुंडे की आवाज सुनकर चांदनी जल्दी से नंदू को लेकर वहां पड़े सामान के पीछे छुप गई। वो गुंडे वहां आए तो वो आदमी अपने गले को पकड़े जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके गले से खून बह रहा था और उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। जो सभी गुंडे का लीडर था उसने तुरंत रूम में नजर घुमाई तो वहां चांदनी और नंदू को ना देखकर उस गुंडे को लगा चांदनी शायद इस आदमी को मारकर इस रूम से बाहर भाग गई। इसलिए वो गुंडा अपने बाकी गुंडों से बोला, वो दोनों लड़कियां गायब हैं, यहीं कहीं छिपी होंगी, भैया जी के आने से पहले ढूंढो उनको। सभी चांदनी को ढूंढने लगे। चांदनी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज को निकलने से रोक रही थी। वो काफी डरी हुई थी। वह आदमी अब वहीं पड़ा मर चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने एक इंसान की जान ले ली थी। सोच सोच कर ही चांदनी के पसीने छूट गए थे। वह आदमी भी गुस्से में इधर उधर टहलते हुए बोल रहा था, भैया जी ने पहले ही बोला था वो लड़की बहुत शातिर है, उसके ऊपर अच्छे से नजर रखना, अगर वो लड़की नहीं मिली तो भैया जी सबको मार देंगे। तभी कुछ गुंडे आए और बोले, वो लड़की कहीं नहीं मिली, सारे डोर लोग हैं, वो बाहर नहीं गई है, लेकिन वो उस पूरे घर में भी कहीं नहीं है, हम लोगों ने सब जगह देख लिया है। वो आदमी एक बार फिर कमरे में नजर घुमाते हुए बोला, मतलब वो इस रूम से बाहर नहीं गई, ढूंढो वो यहीं छुपी है, उस लड़के से छीन कर लाओ उस बच्ची को। चांदनी की आंखें बड़ी हो गई, उसको और डर लगने लगा। अब वो कैसे बचाए नंदू को। दो आदमी पूरे कमरे में सारा सामान इधर उधर करके चांदनी को ढूंढने लगे। चांदनी डर से और सिमटने लगी। उसको एक गुंडे के पैर अपने पास आते दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे वो गुंडे चांदनी जहां छुपी थी वहां कदम बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे चांदनी की धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसको उस आदमी के रूप में अपनी और नंदू की मौत नजदीक आते नजर आ रही थी। उसे अब बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। चांदनी ने डर से अपनी आंखें बीच ली। उसकी बंद आंखों के सामने बस नंदू थी। नंदू और उसको मिले बस अभी 1.5 महीना ही हुआ था, लेकिन अब चांदनी की तबीयत कुछ ठीक हो रही थी तो उसके दिमाग पर जोर देने की वजह से उसको नंदू के साथ बिताए पहले के पल भी याद आ रहे थे। तभी वो आदमी चांदनी के पास आया और उसके बाल पकड़कर खींचकर टेबल के पीछे से बाहर लाया तो चांदनी अपने ख्यालों से चीखते हुए बाहर आई। भैया जी हंस दिया और चांदनी के पास आकर उसको खींचकर तमाचा लगाया और नंदू को उसके हाथों से छीन लिया। चांदनी चीखती रही पर उसने कोई दया नहीं दिखाई और नंदू को लेकर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अधिराज दिल्ली आ चुका था और भैया जी के स्केच से उसका पता चल गया था और उसके फोन नंबर से उसकी लोकेशन का। अधिराज पुलिस और प्रीतम के साथ उस घर में पहुंचा जहां चांदनी और नंदू को रखा गया था। ये शहर से दूर भैया जी का एक फार्म हाउस था। अधिराज की धड़कनें बढ़ी हुई थी। फार्म हाउस के अंदर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। वहां ऐसा लग रहा था जैसे कोई नहीं था। अधिराज को लग रहा था कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई और उसको आने में देर हो गई। अधिराज के माथे से डर से पसीना निकल रहा था। उसकी हर एक सांस में बस चांदनी और नंदू की सलामती की दुआ थी। पुलिस ने तुरंत ही पूरे फार्म हाउस की तलाशी लेना शुरू की। तलाशी के दौरान एक कांस्टेबल चीखा, सर! सभी उस आवाज की तरफ भाग आए। इंस्पेक्टर आगे थे तो वो ही पहले स्टोर रूम के अंदर गए। अधिराज के अंदर जाने में पैर कांप रहे थे। प्रीतम उसका हाथ पकड़कर अंदर लाया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चांदनी एक कोने में नंदू को सीने से लगाए हाथ में वही लोहे का टुकड़ा लिए बैठी डर से कांपते हुए धीरे धीरे बोल रही थी, पास मत आना, मार दूंगी, हमें जाने दो, पास मत आना, मार दूंगी। और चारों तरफ भैया जी के गुंडों की लाशें पड़ी थी। भैया जी भी मरा पड़ा था। चांदनी भी कई जगह से घायल थी। उसके सिर से खून बह रहा था जिससे उसका चेहरा पूरा खून से लाल हो गया था। चांदनी इस समय किसी खूनी दरिंदे की जैसी लग रही थी। उसके दांत भी लाल हो गए थे। उसको जो देखे डर जाए। वही हाल वहां मौजूद लोगों का था। इंस्पेक्टर चांदनी के पास जाने से भी डर रहे थे, कहीं चांदनी उनके ऊपर भी हमला ना कर दे।
चांदनी किसी साइको किलर जैसी लग रही थी और उसकी बातें भी वैसी थी। पास मत आना, मार दूंगी। इंस्पेक्टर ने फिर हिम्मत की और चांदनी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और बोले, मैम प्लीज हथियार फेंक दीजिए, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। लेकिन चांदनी ने आंखें भींची और इंस्पेक्टर के हाथ पर उस टुकड़े से वार किया। इंस्पेक्टर तुरंत अपना हाथ पकड़कर चीखते हुए पीछे हो गया। प्रीतम और अधिराज दोनों और घबरा गए। इंस्पेक्टर तुरंत कांस्टेबल से बोले, लेडी कांस्टेबल को बुलाओ और साथ में डॉक्टर को भी। अधिराज तुरंत आगे आया और बोला, सर प्लीज, वो और डर जाएगी, उसकी तबीयत वैसे ही खराब है। अधिराज बोले, तो क्या इनको ऐसे ही सबको मारने के लिए छोड़ दें? अधिराज बोला, सर चांदनी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी, प्लीज मैं समझाता हूँ उसको। इंस्पेक्टर बोले, नहीं, मैं इस चीज की परमिशन नहीं देता। ये लड़की पहले ही अपने पागलपन में मुझे घायल कर चुकी है। अगर आप पर भी हमला किया तो स्टेट पुलिस की सेफ्टी और जिम्मेदारी पर बात आ जाएगी। आपकी सेफ्टी अभी हमारी जिम्मेदारी है। अधिराज भी सीरियस टोन में बोला, और ये मेरी वाइफ है, मेरी जिम्मेदारी, और आप कोई नहीं होते हस्बैंड वाइफ के बीच बोलने वाले। इंस्पेक्टर ने बोलने की कोशिश की, सर मैं जानता हूँ ये आपकी वाइफ है, पर अभी ये मेंटली स्टेबल नहीं है। ये क्या कर जाएगा हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका अच्छा नाम है। अब पूरी मीडिया की नजर इस केस पर आ गई है। आप दिल्ली आए हैं ये तक मीडिया को पता है। आपके दिल्ली आते ही ये किडनैपिंग का केस हवा के जैसे फैल चुका है। वैसे अभी हमें इस घटने के बारे में जवाब देना है। अगर आपको चोट आई तो हमारे लिए जवाब देना और मुश्किल हो जाएगा। अधिराज दृढ़ आवाज में बोला, मैं जवाब दूंगा मीडिया को, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोलकर अधिराज चांदनी की तरफ बढ़ गया। इंस्पेक्टर ने अधिराज को फिर रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रीतम ने उनको रोक लिया तो इंस्पेक्टर को रुकना पड़ा। अधिराज चांदनी के पास आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, चांदनी। लेकिन चांदनी सच में डर की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। उसको सभी वो गुंडे ही नजर आ रहे थे जिन्होंने नंदू को ले जाकर एक आदमी को दिया, और वो आदमी नंदू को इधर उधर हाथ लगाकर अजीब नजरों से देखते हुए बोला, इसको बेचते ही पैसे आधे आधे, बहुत अच्छी डील लेकर आए हो। चांदनी, जिसको कुछ गुंडों ने पकड़ कर रखा था, उसने जब ये बात सुनी तो मानो उसके शरीर का सारा खून चल गया। नंदू को भले ही उसने जन्म ना दिया हो, भले ही वो अपनी बीमारी की वजह से नंदू को भूल गई हो, लेकिन चांदनी ने नंदू को तब से पाला जब नंदू बस 1 हफ्ते की थी। नंदू भले चांदनी को दीदी बोलती हो, पर दोनों के बीच ममता माँ और एक बच्चे वाली ही थी। और एक माँ कैसे अपनी बच्ची को बिकते, उसको किसी आदमी के द्वारा गलत तरीके से छूते देखती। चांदनी अपना संतुलन, अपना धैर्य सब खो चुकी थी। उसने अपनी पूरी जान लगाकर अपने आप को उन गुंडों से छुड़ाया और फिर बिना डरे, बिना आगे पीछे कुछ भी सोचे, बिना जिंदगी की भीख मांगे, बस उसके दिमाग ने कहा, अपनी बच्ची बचानी है तो मार दो सबको। और चांदनी सबको मारने लगी, जिसमें चांदनी को भी बहुत चोट आई। उसको भी भैया जी ने खूब मारा। भैया जी को पता था चांदनी का सबसे कमजोर हिस्सा सिर है। अगर उस पर वार किया तो चांदनी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन इस बार बात चांदनी की नहीं थी, उसकी बच्ची की थी। अगर वो ये लड़ाई अपने लिए लड़ रही होती तो भले ही हार जाती, लेकिन अपने बच्चे के लिए लड़ी लड़ाई कोई मां नहीं हारती। सिर पर गहरी चोट खाने के बाद भी चांदनी पूरी हिम्मत से लड़ी, और शायद ये नंदू का प्यार ही था जो वो कुछ भी नहीं भूली। पर वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुकी थी। तभी उसको इंस्पेक्टर भी गुंडा समझ आया और उसने इंस्पेक्टर पर भी वार कर दिया। और अभी अधिराज उसके पास आ रहा था तो अधिराज भी उसको वही गुंडा ही दिखाई दे रहा था जो उससे नंदू को छीन रहा था, जिसकी वजह से चांदनी ने अधिराज के हाथ पर भी उस लोहे के टुकड़े से वार कर दिया। अधिराज के मुंह से भी चीख निकल गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत आगे कदम बढ़ाया तो अधिराज ने उनको हाथ दिखाकर रोक दिया और चांदनी के पास आकर दोबारा जाते हुए बोला, चांदनी, मैं अधिराज। पर चांदनी ने फिर अधिराज के हाथ पर मारा, लेकिन इस बार अधिराज रेडी था तो उसने चांदनी का हाथ पकड़ लिया। चांदनी चीखने लगी। अधिराज ने जबरदस्ती चांदनी के हाथ से वो लोहे का टुकड़ा छुड़ाया
और उसको अपने सीने से लगा लिया। चांदनी चीखते हुए मचलने लगी, लेकिन अधिराज उसको प्यार से शांत कराते हुए बोला, "श्श, मैं हूं अधिराज, प्लीज मुझे पहचानो, शांत हो जाओ।" अधिराज की आवाज और उसके एहसास से चांदनी शांत पड़ गई, या फिर यूं कहें अभी उसके सिर से बहुत खून फैल चुका था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। अधिराज को जैसे ही ये एहसास हुआ चांदनी बेहोश हो गई, उसने चांदनी की गोद से नंदू को लिया और तुरंत चांदनी को हॉस्पिटल ले गया। कुछ समय बाद अधिराज चांदनी के पास बैठा था। चांदनी बेहोश थी, नंदू भी इंजेक्शन की वजह से बेहोश थी। चांदनी के सिर पर गहरी चोट थी, लेकिन उसको जान का कोई खतरा नहीं था। अधिराज ने पूरे केस को बंद करने को बोल दिया था, क्योंकि गुनहगार को खुद चांदनी ने सजा दे दी थी। ऊपर से ये सेल्फ डिफेंस का मामला था। बस चांदनी के होश में आने के बाद चांदनी पुलिस को सब बताना था, क्या हुआ कैसे हुआ। पर अधिराज को एक डर भी सता रहा था, कहीं चांदनी फिर सब ना भूल जाए। ऐसे ही दूसरी सुबह हो गई। चांदनी को अभी तक होश नहीं आया था। अधिराज को अब डर लगने लगा, तो उसने डॉक्टर को बुलाने का सोचा कि डॉक्टर एक और बार चांदनी को चेक कर ले। लेकिन अधिराज डॉक्टर को बुलाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि चांदनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। अधिराज की धड़कनें बढ़ गई। वो फिर से चांदनी के पास बैठ गया और उसे देखने लगा। चांदनी ने आंखें खोली तो उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। अधिराज समझ गया, शायद चांदनी नंदू को ढूंढ रही है। इसीलिए अधिराज बोला, नंदू एकदम ठीक है, उसको रात को होश आ गया था, उसको भूख लगी थी तो प्रीतम के साथ कुछ खाने गई है। चांदनी ने अपनी पलकें झपका दी। अधिराज फिर चांदनी का हाथ पकड़कर बोला, तुम कैसा फील कर रही हो? चांदी ने अधिराज के हाथ से अपना हाथ निकाल लिया और एक सख्त लहजे में बोली, ठीक। अधिराज के दिल में उदासी फैल गई। एक तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था, चांदनी को सब कुछ याद है कि भूल गई, या फिर बस कुछ कुछ चीजें भूल चुकी है। अधिराज फिर चांदनी के मन में क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करते हुए बोला, मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने बोला है जैसे ही तुम्हें होश आ जाए तुम घर जा सकती हो, बाकी एक नर्स कुछ दिन तक तुम्हारे साथ रह लेगी। तो मैं सोच रहा हूँ आज ही जयपुर के लिए हम लोग निकल चले। चांदी ने तिरछी नजरों से अधिराज को देखा तो अधिराज फिर शांत हो गया और कुछ सोचकर बोला, गुस्सा हो क्या? अब चांदनी की आंखें भर आई। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी रूम में डॉक्टर के साथ पुलिस आ गई। चांदनी थोड़ा फिर डर गई। डॉक्टर चांदनी को चेक करने लगे तो अधिराज इंस्पेक्टर को साइड लाकर बोला, सर अभी चांदनी आपको कुछ भी बताने के लिए अच्छी कंडीशन में नहीं है, क्या आप उससे बाद में पूछताछ कर सकते हैं? इंस्पेक्टर थोड़े गंभीर लहजे में बोले, सर हम पूछताछ के लिए नहीं, मैम को अरेस्ट करने आए हैं। अधिराज शौक में बोला, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने ही बोला था ये सेल्फ डिफेंस का केस है, चांदनी पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। इंस्पेक्टर बोला, सर बोला था, लेकिन भैया जी के फैमिली मेंबर ने मैम के खिलाफ मर्डर केस फाइल किया है। अधिराज गुस्से में बोला, और आप चांदनी को अरेस्ट करने आ गए, जबकि आप अच्छे से सब जानते हैं, आप वहां मौजूद थे। इंस्पेक्टर बोले, सर मेरा काम है दोनों साइड की बात सुनना। आपने कहा आपकी वाइफ को किडनैप किया गया, हमने आपकी मदद की, लेकिन अब भैया जी के फादर जो पूर्व एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने अपने बेटे के मर्डर का केस ये बोलकर किया है कि आपकी वाइफ उनको ब्लैकमेल कर रही थी और उन्होंने ही जबरदस्ती उनको फार्म हाउस बुलाया और पैसे की मांग रखी। जब भैया जी नहीं माने तब आपकी वाइफ ने उनको जान से मार दिया और अब बचने के लिए झूठे इल्जाम लगा रही है। और सबूत के तौर पर उन्होंने एक नंबर दिया, जिसका वेरिफिकेशन करने पर हमें पता चला ये नंबर मैम के नाम पर ही रजिस्टर था, पर कुछ समय पहले इसे बंद किया गया और हम लोग जब पहुंचे तो सभी लोग मरे हुए थे। तो सच क्या है ये तो हम भी नहीं बोल सकते। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आपकी वाइफ को किडनैप भैया जी ने किया, तो हमें केस फाइल करना पड़ा और हमें मैम को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ भी करनी होगी। अधिराज शौक हो गया। उसने चांदनी की तरफ देखा जो उसको ही देख रही थी, लेकिन उन दोनों की बातें नहीं सुन सकती थी। अधिराज ने फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखा और बोला, ठीक है, आप चांदनी से पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन उसको अपनी कस्टडी में नहीं ले सकते। इंस्पेक्टर बोले, सर
आदिराज उनको रोकते हुए बीच में बोला, सर लॉ मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। चांदनी की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको जो सवाल जवाब करने हैं वो आप यही कर सकते हैं, उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। और अब मैं खुद भैया जी की फैमिली के खिलाफ कोर्ट तक जाऊंगा। आपको जो सवाल करने हो करिए और जाकर भैया जी के फादर से बोल दीजिए उन्होंने मेरी वाइफ के खिलाफ केस फाइल करके अपनी और अपने पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह करने के लिए मेरे पास लाकर खड़ा किया है। मैं नहीं चाहता था कि केस आगे बढ़े, पर उन्होंने अपनी पावर का यूज करके इस बार गलत जगह हाथ डाल दिया। अभी तक तो बेटा गया था, अब उनकी ऐसी हालत होगी कि जिंदगी भी मौत से बदतर लगेगी। ऐसी सोच वालों और अपने बेटे की गलत हरकतों को बढ़ावा देने वालों को तो सजा मिलनी ही चाहिए, और मैं उनको सजा दिलाकर रहूंगा। अधिराज की बातें सुनकर इंस्पेक्टर भी फिर कुछ नहीं बोले। वो भी समझ रहे थे यहाँ भैया जी की फैमिली गलत तरीके से चांदनी पर इल्जाम लगा रही है, क्योंकि भैया जी की ये हरकत उनके अभी तक के काम को और नाम को बर्बाद कर गई। लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनकी जो समाज में इज्जत थी सब मिट्टी में मिली जा रही है। अगर इस कलंक से छुटकारा पाना था तो अच्छा रास्ता यही था कि सारी गलती वो चांदनी पर डाल दे और अपने बेटे के मरने पर सभी से सिंपैथी लेकर फिर से अपने नाम और समाज में इज्जत को वापस पा लें। इंस्पेक्टर चांदनी के पास आए और चांदनी से सारी घटना के बारे में शुरू से पूछने लगे। चांदनी फिर सब याद करके कांप उठी, लेकिन अधिराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको हौसला देते हुए बोला, तुमने जो किया उसमें कुछ गलत नहीं था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो हुआ हर एक बात तुम इंस्पेक्टर को बता दो। चांदनी ने अपना सिर हिलाया और रोते हुए सब कुछ इंस्पेक्टर को बता दिया। अधिराज भी चांदनी की हर बात ध्यान से सुन रहा था और उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। इंस्पेक्टर ने अपनी पूछताछ की और फिर अधिराज को जरा रूम से बाहर चलने को बोला। अधिराज इंस्पेक्टर के साथ रूम से बाहर आ गया तो इंस्पेक्टर बोले, सर जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप इस शहर से अपनी वाइफ को लेकर नहीं जा सकते, और आप एक वकील कर लीजिए जो बेल के लिए अप्लाई कर देगा। अधिराज ने इंस्पेक्टर से हाथ मिलाकर थैंक यू कहा तो इंस्पेक्टर भी सब ठीक होगा, सच की ही जीत होगी बोलकर चले गए। अधिराज फिर रूम में आया तो चांदनी रो रही थी। अधिराज चांदनी के पास आकर बैठ गया और उसको शांत कराने लगा तो चांदनी अधिराज को रोते हुए मारने लगी और बोली, तुमने बोला था तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, फिर क्यों तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा। मेरा तो छोड़ो, नंदू तुम्हारी बहन कितनी छोटी है, तुम उसका भी ध्यान नहीं रख पाए। वो नंदू को ले जाते फिर नंदू हमको कभी नहीं मिलती। अधिराज चुपचाप चांदनी की मार खा रहा था, क्योंकि वो भी यही मानता था गलती उसकी है, उसने ही लापरवाही की है। चांदनी अपना गुस्सा, अपना दर्द, अपनी आप बीती अधिराज पर निकालते हुए आगे बोली, तुम बहुत गंदे पति हो, एक गंदे भाई हो। तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। तुमने हम लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया, तुम समय से हमारी मदद को नहीं आए। बोलते हुए चांदनी फूट फूट कर रोने लगी। अधिराज की आंखें भी नम हो गई थी। वो तुरंत चांदनी के गले से लग गया और बोला, सॉरी, रियली रियली सॉरी, एक आखिरी गलती समझकर माफ कर दो प्लीज। चांदनी ने अधिराज को हक कर लिया और रोते हुए बोली, अब मुझे जेल हो जाएगी, मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया। अधिराज चांदनी से दूर हुआ और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी आत्मरक्षा करना कोई गुनाह नहीं है। कोई भी कोर्ट, कोई भी जज तुम्हें सजा नहीं दे सकता। चांदनी रोते हुए बोली, पर मैं खूनी हूं, मैंने 6 लोगों की जान ले ली। अधिराज उसके आंसू पोंछते हुए बोला, बहुत अच्छा किया, मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर। तुमने अपनी और नंदू की रक्षा के लिए ये कदम उठाया, अपने लिए लड़ी। चांदनी डरते हुए बोली, पर कोई ये बात नहीं मानेगा। अधिराज ने उसको दिलासा दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें न्याय दिलाने के लिए अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो जाऊंगा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, जिसने गलत किया उसको सजा मिल गई, और अब उसकी सोच को बढ़ावा देने वालों को सजा मिलेगी, क्योंकि इस बढ़ावे की वजह से ही ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। तुम देखना, तुम्हारा केस एक हफ्ते में सॉल्व हो जाएगा।
अधिराज चांदनी से बोल रहा था कि रूम का डोर ओपन हुआ और एक हट्टा कट्टा सफेद कुर्ता पाजामा, गले में एक गमछा डाले एक बड़ी उम्र का आदमी अंदर आया और अधिराज की बात सुनकर जवाब देते हुए बोला, कुत्ता पालो पर गलत फहमी नहीं। अधिराज ने पलटकर उस आदमी को देखा और बोला, तुम कौन हो, अंदर कैसे आए? अधिराज की बात सुनकर वो आदमी बोला, जिससे लड़ने वाले हो उसको ही नहीं पहचानते? अजीब आदमी हो, पर कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं हम कौन हैं। हम हैं बब्बन यादव, भैया जी के पिताजी और तुम्हारे बाप। तो बब हुआ, बाप के आगे ज्यादा उछलने की कोशिश मत करना। अधिराज ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और बब्बन की तरफ बढ़ा तो उसके बॉडीगार्ड ने अधिराज को हाथ लगाकर रोक दिया। बब्बन एक तिरछी मुस्कान मुस्कुरा दिया और बोला, देखो बबुआ, तुम होंगे राजस्थान के बड़े नामी आदमी, लेकिन ये शहर हमारा है, यहाँ हमारा खेल चलता है और खेल में पैसे की ताकत नहीं चलती, दिमाग की चलती है, जो तुम आजकल के बच्चे लोगों के पास नहीं है। इसलिए पहले इज्जत से बात करने आए हैं। कल कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग है, हम ये मामला और नहीं खींचना चाहते, इसलिए प्यार से समझा रहे हैं। अपनी बीवी से बोलो सारे इल्जाम कबूल करके जेल चली जाए, 1 साल तक जेल में रहे, फिर मैं इसको जेल से निकलवा लूंगा। तब तक ये मामला भी ठंडा हो जाएगा, मेरी इज्जत भी बच जाएगी और तुम्हारी भी। भाई इतने बड़े नामी आदमी हो, ये केस लड़ोगे और हारोगे तो इज्जत क्या ही बचेगी। पर केस मेरे हिसाब से लड़े तो फिर 1 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बीवी भी मिल जाएगी, थोड़ा नाम जाएगा तुम्हारा, लेकिन लड़की के ऊपर इल्जाम लगाकर बच जाना। मन हो तो उसको रखना, वरना तुम्हें तो इससे अच्छी कोई दूसरी मिल जाएगी। बब्बन की बात सुनकर अधिराज के जबड़े सख्त हो गए। बब्बन आगे बोला, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बबुआ इस शहर में रहना हराम हो जाएगा। केस तो हम कैसे भी जीत ही जाएंगे, पर तुम कहीं इस केस के चक्कर में उस छोटी बच्ची, क्या नाम है उसका, हाँ नंदू, उसको और अपनी बीवी को ना खो दो। भाई जमाना बड़ा खराब है, उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी हो सकता है। अधिराज चुपचाप बब्बन की बकवास सुन रहा था कि बब्बन अपनी बात खत्म करते हुए बोला, लगता है समझ गए होंगे। बब्बन का इतना बोलना था कि अधिराज ने उस बॉडीगार्ड का हाथ घुमाया और उसको गुस्से में मारने लगा। बब्बन की आंखें बड़ी हो गई, उसने अधिराज को रोकने की कोशिश की तो अधिराज ने उसको भी खींच के तमाचा लगा दिया। बब्बन नीचे गिर पड़ा। चांदी ने डर से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अधिराज ने बॉडीगार्ड को मार मार कर अधमरा करके छोड़ दिया और फिर बब्बन, जो अभी तक जमीन पर डर से पड़ा था, उसका कॉलर पकड़कर खड़ा किया और उसके कपड़े ठीक करते हुए बोला, अब तो सुन बुढ़े, मेरा नाम और मेरा दिमाग इतना काबिल है कि तेरे जैसे 2 कौड़ी के इंसान को उसकी असली जगह दिखा सकूं, और एक एडवाइस मैं तुझे भी दूंगा, कल कोर्ट में तू माफी मांगकर अपना केस वापस ले ले, वरना तेरे कपड़े में कोर्ट में उतारने का दम रखता हूँ। ना तू बचेगा ना तेरी इज्जत, सोच ले, वरना जिस जिसका तू बाप है सब अनाथ हो जाएंगे और जेल 1 साल क्या, उम्र कैद की सजा दिलाऊंगा तुझे, ये याद रखना। बब्बन गुस्से में अधिराज को देख रहा था। अधिराज उसको खींचते हुए डोर तक लाया और बाहर धक्का देकर छोड़ते हुए बोला, अच्छे से अच्छा वकील कर लो, तुम्हारे सामने अधिराज खड़ा है अपनी बीवी को बचाने के लिए। अधिराज ने बब्बन को अच्छे से जवाब दिया था, लेकिन चांदनी डर गई थी। अधिराज चांदनी के पास आया तो चांदनी डरते हुए बोली, मैं उसकी बात मान लेती हूँ, कहीं वो नंदू को कुछ ना कर दे। अधिराज चांदनी को समझाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, तुम्हें विश्वास है ना मेरे ऊपर। चांदनी ने रोते हुए अपना सिर ना में हिला दिया। अधिराज समझ रहा था चांदनी ने ऐसा क्यों कहा। उसने पहले नंदू और उसका ख्याल नहीं रखा, पर अब वो कुछ नहीं होने देगा, इसलिए चांदनी से पूरे विश्वास के साथ बोला, मैं तुम्हारा विश्वास इस बार जीत लूंगा। चांदनी ने अपनी आंखें भींच ली और रोने लगी। एक दिन बाद कोर्ट में चांदनी कुछ ठीक थी तो कोर्ट में प्रेजेंट थी। अधिराज ने अपने लिए एक अच्छा लॉयर कर लिया था। बब्बन अपने आदमियों के साथ आकर अधिराज और चांदनी को देखते हुए बैठ गया। बब्बन ने नंदू को देखा तो चांदनी ने डर से नंदू को अपने पल्लों में छुपा लिया। बब्बन हल्का सा मुस्कुरा दिया। जज साहब आए और दलील पेश करने को कहा कि तभी कोर्ट के रूम के अंदर बब्बन के साइड से केस लड़ने वाले वकील ने एंट्री ली।
उस वकील को देखकर अधिराज शौक हो गया। वो उसकी बहन सुनैना थी। अधिराज को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन उसके खिलाफ केस लड़ने आई है, पर वो अपनी बहन को अच्छे से जानता था। वो केस को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है और अभी बस अधिराज से जीतने के लिए वो झूठ का भी रास्ता अपना लेगी। सुनैना ने एक तिरछी मुस्कान के साथ अधिराज को देखा और अपनी जगह जाकर बैठ गई। पहले अधिराज के साइड के वकील ने अपना पक्ष रखा और चांदनी के साथ हुई घटना जज को बताई। फिर सुनैना उसका विरोध करते हुए बोली, सर, जयपुर से एक माँ बेटी गायब हो जाती है और दिल्ली आ जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। जयपुर से दिल्ली जाते समय कितने चेक पोस्ट पड़ते हैं? कहीं तो चेकिंग के दौरान पुलिस को शक होता। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो मेरे विरोधी वकील साहब सीधा सीधा कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे इस केस की पुलिस के द्वारा अच्छे से जांच करने की परमिशन की मांग करती हूँ। ऐसे ही 1 घंटे तक बहस चलती रही और सुनैना अधिराज के वकील पर भारी पड़ रही थी कि जज साहब ने आगे की कार्रवाई कल स्थगित कर दी और पुलिस को इस केस पर अच्छे से जांच करके रिपोर्ट जमा करने को कहा। अधिराज चांदनी और प्रीतम के साथ बाहर आ गया था तो सुनैना अधिराज के पास आई और बोली, तो भाई, आप हमेशा से चाहते थे ना जब मैं कोर्ट में केस लड़ूं तो आप मुझे देख सको, मेरी जीत पर जश्न मना सको। तो रेडी हो जाओ कल जश्न मनाने के लिए। कल ये केस सॉल्व और आपकी पागल बीवी जेल में। कल आप जश्न मनाना मेरी जीत का। अधिराज गुस्से में सुनैना को देख रहा था पर कुछ बोला नहीं। सुनैना फिर चांदनी को देखकर बोली, मेरी माँ को जेल भेजो ना, मैं भी तुझे जेल भेज दूंगी। बहुत समय से इंतजार में थी, अब मौका लगा, जान लगा दूंगी तुझे जेल भेजने में। ये बोलकर सुनैना वहां से चली गई। चांदनी सुनैना की बातों से सोच में पड़ गई। वो सुनैना को पहचानती नहीं थी। उसका जब से रूप बदला था तब से वो पहली बार सुनैना को देख रही थी। चांदनी को तो अभी तक ये भी नहीं पता था अधिराज की एक और बहन है और उसकी माँ मतलब अधिराज की माँ मतलब उसने अपनी सासू माँ को जेल पहुंचा दिया। लेकिन कब, कहाँ, कैसे, ये सब कब किया उसने? चांदनी के दिमाग में तुरंत भैया जी की कही बात घूमी। उसको भूलने की बीमारी है। क्या सच में उसे भूलने की बीमारी है? उस समय उसने भैया जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब चांदनी के दिमाग में सवालों की लाइन लग गई थी। चांदनी ने तुरंत अधिराज की तरफ देखा तो अधिराज सब समझ गया और चांदनी के कुछ भी पूछने से पहले बोला, होटल चलकर आराम से बात करते हैं। चांदनी भी शांत हो गई और अपना सिर हिला दिया। अधिराज फिर बस अपनी कार की तरफ बढ़ा ही था कि अधिराज का वकील उसके पास आया और बोला, सर, आप दूसरा वकील ढूंढ लीजिए, मैं आगे ये केस नहीं लड़ सकता। अधिराज को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने बस ओके बोल दिया। लेकिन चांदनी घबरा गई थी। प्रीतम भी थोड़ा परेशान हो गया। अधिराज ने चांदनी के शोल्डर पर हाथ रखकर आंखों से इशारा किया कि सब ठीक है, तुम बस मुझ पर विश्वास रखो। चांदनी ने भी अधिराज को साइड हक कर लिया। अधिराज फिर चांदनी और नंदू को लेकर होटल आ गया। नंदू भूखी थी तो चांदनी उसको रूम के अंदर आकर खाना खिलाने लगी। अभी तक सभी शांत थे। गाड़ी में भी शांति थी। अधिराज रूम की बालकनी में खड़ा था। प्रीतम भी आकर अधिराज के बगल में खड़ा हो गया और बोला, अब क्या करना है? अधिराज गहरी सांस लेकर बोला, क्या करना है? पहले दुश्मनों से लड़ रहा था पर भूल गया यहाँ तो मेरे अपने ही दुश्मन बनकर बैठे हैं, तो अब दोनों से लड़ना है। प्रीतम बोला, तुम सुनैना को जानते हो ना, वो केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। अधिराज बोला, और तुम मुझे भी जानते हो। प्रीतम बोला, हाँ, पर केस अब जीतना और मुश्किल हो गया और जितना मैं समझ रहा हूँ इस शहर में अब हमें कोई वकील नहीं मिलेगा। मैं सिया को बुला लूँ क्या? अधिराज बोला, नहीं, सिया और सुनैना बहुत अच्छी दोस्त हैं। एक दूसरे के खिलाफ लड़ी तो सुनैना सिया को भी अपना दुश्मन मानने लगेगी और उसको ये लगेगा मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड भी छीन ली। प्रीतम बोला, पर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, बिना वकील केस आगे नहीं बढ़ सकता। अधिराज ने जवाब दिया, अब मैं लड़ूंगा केस। प्रीतम चौंक कर बोला, पर तेरे पास बस डिग्री है, ना तूने अपना ट्रेनिंग पीरियड पूरा किया है, ना कोई एक्सपीरियंस है।
तुझे ऐसे कोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी। अधिराज बोला, पर अभी भी मैं एक ट्रेनिंग एडवोकेट बनकर केस लड़ सकता हूँ। प्रीतम अधिराज को देखते हुए बोला, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अधिराज ने अपना फोन निकाला और प्रीतम की बहन सिया को कॉल लगाते हुए बोला, बताता हूँ। फिर अधिराज ने कुछ देर सिया से बात की और प्रीतम को सब कुछ समझा दिया। अगले दिन सुनैना कोर्ट में आई तो काले कोर्ट में इस बार उसके सामने विरोधी वकील के रूप में अधिराज खड़ा था। सुनैना ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और जज साहब से बोली, माय लॉर्ड, क्या कोई भी कोर्ट में केस लड़ने आ सकता है? जज साहब बोले, बिल्कुल भी नहीं। सुनैना बोली, तो माय लॉर्ड, विपक्ष के वकील को कैसे परमिशन मिल गई? जबकि जितना मैंने विपक्ष के बारे में पता किया है, मिस्टर अधिराज दोषी चांदनी के हस्बैंड है और उनके पास कोर्ट में केस लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही वो कोई वकील है। तभी अधिराज अपनी बात रखते हुए बोला, माय लॉर्ड, शायद मेरी विपक्ष वकील साहिबा भूल रही हैं। अभी दोष साबित नहीं हुआ तो ये मेरी क्लाइंट को दोषी नहीं बोल सकती। जज साहब ने अधिराज की बात पर हामी भरी और सुनैना को बताया, चांदनी की जो वकील थी मेडिकल इशू की वजह से कोर्ट में केस लड़ने नहीं आ सकती, इसलिए उनके अंडर ट्रेनिंग करने वाले वकील को उन्होंने ये केस लड़ने को भेजा है। बाकी इस केस को वो ही लीड कर रही हैं। अगर जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जरूर आएंगी और इस केस पर सबकी नजर है, इसलिए केस की सुनवाई अभी जरूरी है। इसलिए कोर्ट ने मिस्टर अधिराज को केस लड़ने की परमिशन दे दी है। सुनैना ने जज की बात सुनकर गुस्से में अपने दांत पीस दिए थे, लेकिन उसने अब ये भी सोच लिया था कि वो अधिराज और चांदनी दोनों को बर्बाद करके रख देगी और यही सही समय है अधिराज को उसकी सही औकात दिखाने की। केस की कार्यवाही शुरू हुई। पुलिस ने कोर्ट में घटना की सारी रिपोर्ट जमा कर दी थी। अधिराज ने अपनी बात रख दी थी और अब सुनैना ने क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए चांदनी को कटघरे में बुलाया। चांदनी कटघरे में आकर खड़ी हो गई। सुनैना ने एक चिड़भरी नजर से चांदनी को देखा, फिर चांदनी से सवाल करते हुए बोली, तो चांदनी यही नाम है ना तुम्हारा? चांदनी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। सुनैना मुस्कुराकर बोली, फिर आरोही किसका नाम है? अधिराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो समझ चुका था सुनैना अब किस दिशा में जाकर केस लड़ेगी। सुनैना अब चांदनी के भूलने की बीमारी का फायदा उठाएगी। उसको कुछ तो सोचना होगा, ऐसे तो चांदनी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। पर अभी अधिराज सुनैना को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। अधिराज को टेंशन हो रही थी, पता नहीं चांदनी क्या जवाब देगी। पर सुनैना के सवाल पर चांदनी बहुत सोच समझकर बोली, आरोही भी मेरा ही नाम है, पर शादी से पहले का। मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद मुझे चांदनी नाम दिया है। हमारे परिवार में शादी के बाद लड़की को ससुराल में नया नाम दिया जाता है। ये दो नाम उसी रस्म की वजह से हैं। अधिराज चांदनी को देखने लगा। चांदनी ने भी एक नजर अधिराज को देखा। चांदनी देख रही थी अधिराज उसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है और वो ऐसे ही अधिराज को हारने नहीं दे सकती थी। हाँ, उसके मन में लाखों सवाल थे जिनके उसको जवाब चाहिए थे, पर उसको अधिराज पर भी पूरा भरोसा था। अधिराज को देखकर चांदनी मुस्कुरा दी तो अधिराज ने भी चैन की सांस ली। सुनैना फिर अपना दांव फेंकते हुए बोली, अच्छा तो आप मुझे ये बताएंगी आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? इस बार फिर अधिराज की धड़कनें बढ़ गई। चांदनी कहीं बस 2 महीने पहले ना बोल दे, जबकि उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। उनकी शादी अभी तक कोर्ट में 5 साल पहले से ही रजिस्टर्ड है। चांदनी ने एक नजर अधिराज को देखा तो अधिराज के माथे पर पसीना देखकर वो समझ गई शायद कुछ गड़बड़ है। उसे बहुत सोच समझकर जवाब देना होगा। चांदनी ने 2 मिनट सोचा, फिर उसने सवाल पर गौर किया, कितने साल? मतलब उसकी शादी अधिराज से पहले भी हो चुकी है और ये बात वो भूल चुकी है। फिर सुनैना के सवाल का जवाब देते हुए वो बोली, पति और बच्चा संभालने में समय ऐसा निकला कि पता ही नहीं चला कितने साल हो गए। आपने तो मेरी पूरी हिस्ट्री निकाल कर रखी होगी, आपको अच्छे से पता होगा मेरी शादी को कितने साल हो गए। सुनैना गुस्से में चांदनी को देखते हुए बोली, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझी? फिर सुनैना जज साहब से बोली, माय लॉर्ड, मिसेस चांदनी को ये तक नहीं पता उनकी शादी को कितना समय हुआ है। सुनैना आगे कुछ बोलती उससे पहले चांदनी जज साहब से बोली, सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जज साहब ने चांदनी को परमिशन दे दी।
चांदनी ने एक नजर अधिराज को देखा। वो फिंगर क्रॉस करके बैठा था। चांदनी ने फिर सुनैना की तरफ देखा और बोली, सर, वकील मैडम ने बोला मुझे ये तक नहीं पता मेरी शादी को कितने साल हुए हैं। इसमें ये मुझे गलत साबित करेंगी, पर मैं वकील मैडम से ये बोलना चाहती हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ जिसे याद नहीं उसकी शादी को कितने साल हुए। इस देश की 55% महिला को ये याद नहीं होता कि उनकी शादी को कितने साल बीत गए। उनकी शादी तो छोड़ो, खुद का जन्मदिन भी याद नहीं होता। वो अपने घर परिवार संभालने में अपनी सारी ख्वाहिशें त्याग देती हैं और धीरे धीरे वो सारी ख्वाहिशें एक तिजोरी में बंद करके रह जाती हैं। शुरू में शौक होता है, हाँ मेरी शादी की सालगिरह है, फिर जैसे जैसे समय बीतता है, जिम्मेदारी आती है, तो अपनी सालगिरह छोड़कर बच्चों के जन्मदिन आ जाते हैं। वकील साहिबा की अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए वो मेरी बात से रिलेट नहीं कर पाएंगी। सुनैना खिसियाते हुए बोली, आज के समय में भी किसको ये सब याद नहीं रहता। चांदनी बोली, समय बदला है पर पूरी तरह नहीं। आज भी 40% लोग पहले के विचारों वाले हैं और पहले की तरह ही रहते हैं। और एक औरत किसी भी समय में रहे, जिम्मेदारी उसको ही उठानी होती है। सुनैना गुस्से में आ चुकी थी, इसलिए जज साहब के सामने चांदनी की मेडिकल रिपोर्ट रखते हुए बोली, माय लॉर्ड, मैंने ये सवाल जवाब इसलिए किए थे ताकि मैं ये साबित कर सकूं मिस्टर चांदनी मेडिकल इल है। इनको दौरे पड़ते हैं, ये चीजें भूल जाती हैं और किसी भी दूसरे इंसान का रूप चुटकी बजाते ले लेती हैं। और उसी पागलपन में इन्होंने मेरे क्लाइंट के बेटे सतीश, जिनको सभी लोग भैया जी के नाम से जानते थे, उनको और उनके 5 साथियों को बेरहमी से मार डाला। सुनैना की दी रिपोर्ट जज साहब ध्यान से देख रहे थे कि अधिराज तुरंत ऑब्जेक्शन उठाते हुए बोला, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरी क्लाइंट की बीमारी का गलत फायदा उठा रही हैं। सुनैना बोली, अच्छा, तो आपने ये बात कोर्ट से क्यों छुपाई कि आपकी क्लाइंट की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है? अधिराज ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, ये केस पहले से क्लियर है। सतीश और भैया जी ने मेरी क्लाइंट को किडनैप किया और उसको और उसकी बच्ची को बेचने की कोशिश की। उसमें मेरी क्लाइंट ने अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाया और हमारे देश की कानून व्यवस्था इस चीज का अधिकार देती है। जब आपको लगे अब आपकी जान नहीं बच सकती तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा सकते हैं। सुनैना गुस्से में बोली, हमारे देश की कानून व्यवस्था हथियार उठाने की इजाजत देती है, लेकिन दरिंदगी से हत्या करने का अधिकार नहीं देती। अगर थोड़ा कानून पढ़ा होता तो आपको पता होता, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए सामने वाले को बस उतना ही मार सकते हैं जितना उससे बचने के लिए जरूरी हो, जितने में आप वहां से भागकर पुलिस की मदद ले सकें। उसके विपरीत आपकी क्लाइंट ने बेरहमी से उन 6 लोगों का कत्ल किया क्योंकि आपकी बीवी पागल है, उसको होश नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं। ऐसे पागल लोग समाज के लिए खतरा हैं, इनको तो पकड़कर पिंजरे में बंद रखना चाहिए। अधिराज भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, इनफ, किसी को ये अधिकार नहीं है कि मेरी क्लाइंट को पागल बोल सके, और जिसको आप बार बार कत्ल का नाम दे रही हैं वो बस आत्मरक्षा थी। वहां 6 लोग मौजूद थे और मेरी क्लाइंट अकेली। उन 6 लोगों के पास गन थी, मेरी क्लाइंट निहत्थी थी। अगर उसने किसी चीज को हथियार बनाया तो जरूर वहां ऐसा कुछ हुआ होगा जो उसको मौत के मुंह में ले जाने जैसा होगा। और जान से नहीं मारती तो क्या करती? कोई भी उसको गन से गोली मार सकता था, जान से मार देना ही एक आखिरी रास्ता था उसके पास। सुनैना भी टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, उन 6 लोगों के पास जो गन थी वो लाइसेंस गन थी, वो भी उन्होंने आत्मरक्षा के लिए खरीदी थी, लेकिन उन्होंने तो जान नहीं ली आपकी क्लाइंट की। अधिराज भी गुस्से में बोला, आप सच देखना नहीं चाहती कि ईमान बेच दिया है मुझसे बदला लेने के लिए? मेरी क्लाइंट को बेचा जा रहा था, अगर वो लोग गोली चलाते तो कीमत कैसे वसूलते? और आपको बस गन दिख रही है, मेरी क्लाइंट के घाव नहीं। उसको कितनी बेरहमी से मारा गया। कुछ और समय अगर पुलिस नहीं पहुंचती तो वो वहीं दम तोड़ देती। सुनैना घूरकर बोली, तोड़ देती? तोड़ दिया तो नहीं ना, ये सारे नाटक बहुत देखे हैं मैंने। अधिराज गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, बस। सुनैना अधिराज की तेज आवाज सुनकर शांत सी पड़ गई थी। जज साहब भी दोनों पर गुस्सा करते हुए बोले, ये कोर्ट रूम में कोई अखाड़ा नहीं, आप दोनों अपनी लिमिट मत भूलिए। दोनों ने जज साहब से माफी मांगी तो जज साहब फिर अधिराज से बोले, आपने इतनी बड़ी बात कोर्ट से छुपाई कि आपकी क्लाइंट मेंटली स्टेबल नहीं है।
अब मुझे आपकी क्लाइंट को कस्टडी में लेने के ऑर्डर देने पड़ेंगे। अधिराज तुरंत बोला, माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट की मेडिकल कंडीशन आप ठीक है, ये जो रिपोर्ट्स हैं वो पहले की हैं। सुनैना तुरंत बीच में अधिराज से बोली, आपको बहुत पता है ये रिपोर्ट कब की है और कितना सच छुपाएंगे कोर्ट से? मान क्यों नहीं लेते? आपकी क्लाइंट पागल है, उसकी जगह समाज के लोगों के बीच नहीं है, पागल खाने में है। अधिराज सुनैना को गुस्से में देखते हुए बोला, ऐसे तो हर इंसान के अंदर पागलपन होता है, जैसे तुम्हारे अंदर है मुझे हरा कर किसी भी हालत में ये केस जीतना है। तो तुम्हें मैं क्या नाम दूं? सुनैना बोली, मिस्टर अधिराज, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अधिराज उसे घूर कर बोला, मिस सुनैना, मैं आपसे बात करना भी नहीं चाहता। अधिराज फिर जज साहब की तरफ देखकर बोले, माय लॉर्ड, आप इस रिपोर्ट को देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप मेरी क्लाइंट का पुलिस की निगरानी में एक बार फिर से चेकअप करवाइए। आप उस रिपोर्ट को देखिए फिर फैसला लें। अधिराज फिर सुनैना की तरफ देखकर बोला, और उस रिपोर्ट को देखकर ये भी डिसाइड करें कि मेरी क्लाइंट मेंटली स्टेबल है या नहीं। और तब तक मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरी क्लाइंट को कस्टडी में ना लिया जाए, क्योंकि बस विपक्ष इस केस को गुमराह करने के लिए मेरी क्लाइंट की बीमारी का फायदा उठा रहा है। आप कल तक का समय दीजिए मुझे। कल आपके पास मेरी क्लाइंट की करंट रिपोर्ट भी होगी और मैं मेरी क्लाइंट के डॉक्टर की गवाही भी दिलवा दूंगा। पर माय लॉर्ड, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी क्लाइंट को भी बहुत सी चोटें आई हैं, उनको कस्टडी में ना लिया जाए। वो इस कोर्ट की और न्याय की इज्जत करती है, इसलिए ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट में उपस्थित हैं। आप चाहे तो अभी मेरी क्लाइंट का जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं मैं उनको कोर्ट में पेश कर सकता हूँ। जज साहब ने एक नजर चांदनी को देखा तो चांदनी के सिर में पट्टी बंधी हुई थी। उसके चेहरे पर भी अभी तक काफी चोट के निशान थे। उसके होंठ के पास सूजन भी थी, हाथों में भी पट्टी बंधी थी। जज साहब ने फिर आज का फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है, पर एक कांस्टेबल मिसेस चांदनी के ऊपर नजर रखेगा और कल आप मिसेस चांदनी की रिपोर्ट और डॉक्टर दोनों को पेश कीजिए। अब ये केस और गंभीर हो चुका है तो मैं उम्मीद करूंगा आगे से आप कोर्ट से कुछ नहीं छुपाएंगे। अधिराज ने ओके माय लॉर्ड कहा। आगे की सुनवाई जज साहब कल के लिए स्थगित करके चले गए। अधिराज चांदनी को लेकर होटल आ गया। वो बहुत परेशान था तो चांदनी ने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया और सीधा अपने रूम में चली गई। अधिराज अपने सिर पर हाथ रख के सोफे से सिर लगाए बैठा था कि प्रीतम उसके पास आया और बोला, तूने जज से बोल तो दिया भाभी का फिर से चेकअप करवाने को, लेकिन तू जानता है ना भाभी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं है। अधिराज हामी भरते हुए बोला, हाँ जानता हूँ। तो प्रीतम बोला, तो फिर तूने जज से ऐसा क्यों कहा? अधिराज ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो चांदनी की पुरानी रिपोर्ट देखकर केस को पलट दिया जाता और चांदनी पागल साबित कर दी जाती, फिर मैं चाहकर भी उसको नहीं बचा पाता। प्रीतम ने पूछा, पर अब आगे क्या करोगे? अधिराज ने जवाब दिया, अब कल इस केस को खत्म करूंगा, इससे ज्यादा मैं चांदनी को और मानसिक रूप से परेशान होते नहीं देख सकता। बेचारी पहले ऐसे हादसे से गुजरी और अब ये सब झेल रही है। मैं जानता हूँ उसके मन में लाखों सवाल हैं, पर मुझे परेशान देखकर कुछ नहीं पूछती। उसको मेरे ऊपर विश्वास है इसलिए शांत है और मैं उसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। अगले दिन कोर्ट में अधिराज सीरियस चेहरे के साथ जज साहब के सामने खड़ा था और सुनैना के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी। अधिराज ने चांदनी की करंट रिपोर्ट जमा कर दी थी। रिपोर्ट चांदनी के सिर में चोट की वजह से ठीक से क्लियर नहीं आई थी। ऐसा कहना मुश्किल था कि चांदनी एकदम ठीक है और ये भी नहीं कहा जा सकता था कि चांदनी पागल है, पर अधिराज जानता था चांदनी के इलाज की वजह से उसमें कुछ सुधार था, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि चांदनी एकदम नॉर्मल इंसानों जैसे है या नहीं। वो इस रिपोर्ट के जरिए भी उसको बचा ले जाएगा, बस कहीं चांदनी को फिर से सिर में दर्द ना हो या फिर कुछ ऐसा ना हो जिससे वो अभी सब भूल जाए तो अधिराज की सारी मेहनत चली जाएगी। बस अधिराज को इसी बात का डर था, क्योंकि अधिराज जानता था अब सुनैना रिपोर्ट पर फोकस नहीं करेगी, ऐसा कुछ करेगी कि ये साबित हो जाए कि चांदनी पागल है। वो तीखे से तीखे सवाल पूछेगी, कहीं उन सवालों का असर चांदनी के दिमाग पर ना हो। पर अधिराज सही था, रिपोर्ट सुनैना के मुताबिक नहीं आई तो क्या हुआ, उसके पास और बहुत से रास्ते हैं चांदनी को पागल साबित करने के लिए। जज साहब ने कार्यवाही आगे बढ़ाने को कहा तो सुनैना बोली, माय लॉर्ड,
आपने मिसेस चांदी की करंट रिपोर्ट भी देख ली होगी, पर मैं उसके साथ उनके रेगुलर डॉक्टर से भी कुछ सवाल करने की इजाजत चाहती हूँ। जज साहब ने इजाजत दे दी। सुनैना ने एक तिरछी मुस्कान के साथ अधिराज को देखा तो अधिराज सीरियस जरूर था, पर शांत भी था। सुनैना ने चांदनी के डॉक्टर को कटघरे में बुलाया और सवाल करते हुए बोली, तो आप चांदनी को कब से जानते हैं? डॉक्टर बोले, लगभग 7-8 साल से। सुनैना ने पूछा, आप चांदनी को कैसे जानते हैं? डॉक्टर बोले, मेरे दोस्त की बेटी है चांदनी। एक दिन सीढ़ियों से गिर पड़ी, फिर सिर में दर्द की वजह से बेहोश हो गई, तब चांदनी को मेरे पास लाया गया था। सुनैना ने आगे पूछा, तो उस समय आपने जब मिसेस चांदनी के चेकअप किए थे तो आपको क्या पता चला था? डॉक्टर बोले, उस समय चांदनी की कंडीशन ठीक नहीं थी, उसको भूलने की गंभीर बीमारी थी। उसके जरा से सिर दर्द से वो सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी प्रेजेंट की लाइफ को भी भूल सकती थी। सुनैना ने पूछा, तो आपने उसका इलाज किया होगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं, मैं इलाज करता उससे पहले वो गायब हो गई। सुनैना ने पूछा, चलिए ये बताइए, क्या ऐसी बीमारी वाले इंसान से किसी दूसरे इंसान को खतरा हो सकता है? डॉक्टर बोले, हाँ, हो सकता है। सुनैना बोली, क्या ऐसे इंसान किसी दूसरे इंसान की लाइफ जी सकते हैं? डॉक्टर बोले, हाँ, बिल्कुल। सुनैना ने आगे पूछा, क्या ऐसे इंसान किसी क्रिमिनल की लाइफ भी जी सकते हैं, उसके जैसे लोगों की हत्या कर सकते हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ। सुनैना तुरंत जज साहब से बोली, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ऐसी बीमारी से ग्रस्त इंसान किसी भी क्रिमिनल का रूप लेकर किसी की भी जान ले सकते हैं, और वही मिसेस चांदनी ने किया। डॉक्टर तुरंत अपना सिर ना में हिलाने लगे और बोले, पर मैम चांदनी का केस? लेकिन सुनैना ने डॉक्टर को आगे बोलने का मौका नहीं दिया। वो डॉक्टर से जज साहब के सामने जितनी बात निकलवाना चाहती थी उसने निकलवा ली थी। अधिराज एकदम शांत था। सुनैना फिर जज साहब से बोली, माय लॉर्ड, मैं अब आखिरी गवाह से कुछ सवाल करना चाहूंगी। उसके बाद ये साबित हो जाएगा कि मिसेस चांदनी एक पागल है और उन्होंने दरिंदगी से 6 लोगों का कत्ल कर दिया। जज साहब ने फिर इजाजत दे दी तो सुनैना ने कटघरे में उस पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया जो घटना स्थल पर मौजूद था। आगे क्या होगा? क्या सुनैना अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या अधिराज चांदनी को बचा पाएगा? क्या सुनैना चांदनी से अपना बदला ले पाएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।